नमस्कार दोस्तों, 13-14 जुलाई 2025 को भोपाल में एक समारोह के दौरान मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने देश भर में बहस छेड़ दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग की आबादी 90% के लगभग है, लेकिन हाई कोर्ट में आज तक इस वर्ग का कोई भी जज नहीं बना। कॉलेजियम प्रणाली अन्यायपूर्ण और बंद गुट जैसी बन गई है, जो सामाजिक न्याय की भावना से कोसों दूर है। उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट में बार से नियुक्त होने वाले वो पहले एससी, एसटी जज थे और उनके बाद फिर कोई नहीं चुना गया। स्वयं एक जज का ऐसा बयान भारत के लोकतंत्र और न्याय प्रणाली के लिए बेहद गंभीर और चिंताजनक माना गया। पर उन्होंने जिस कॉलेजियम सिस्टम पर आरोप लगाया वो आखिर है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके समर्थन और विरोध में क्या क्या तर्क दिए जाते हैं और इसका क्या समाधान हो सकता है, हम इस वीडियो में बिल्कुल सरल भाषा में विस्तार से बात करेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और पसंद ना आए तो प्लीज़ बताना क्या कमी रही। आपके विचार साझा करने से हमारा उत्साह बढ़ता है कि हम और अच्छी वीडियो आपके सामने लेकर आ पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम है क्या? कॉलेजियम प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश खुद ही नए जजों की नियुक्ति और तबादलों की सिफारिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम जज होते हैं, जबकि हाई कोर्ट के लिए कॉलेजियम में उस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम जज होते हैं। इस व्यवस्था में सरकार का रोल केवल सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार करने तक सीमित होता है। सरकार जज चुन नहीं सकती। अब प्रश्न है कि क्या कॉलेजियम भारत के संविधान में है? बिल्कुल नहीं। भारतीय संविधान में कॉलेजियम शब्द या ऐसी प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में लिखा गया है कि राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करेंगे और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य संबंधित व्यक्तियों से परामर्श लिया जाएगा। लेकिन परामर्श का क्या मतलब है, संविधान में यह स्पष्ट नहीं था। इसी अस्पष्टता से कॉलेजियम की कहानी शुरू हुई। 1970-80 के दशक में केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच तनाव और अविश्वास बढ़ने लगा। सरकार चाहती थी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जज नियुक्त किए जाएं जो उनकी विचारधारा से सहमत हों, जबकि न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना चाहती थी। केंद्र सरकार ने क्या किया कि कुछ हाई कोर्ट के जजों के तबादले और नियुक्तियों पर रोक लगा दी। कुछ जजों को उनके मूल राज्य से बिना सहमति के दूसरे राज्यों में ट्रांसफर कर दिया। कुछ वरिष्ठ वकीलों को जज नियुक्त करने से मना कर दिया, और ऐसा करते समय उन्होंने चीफ जस्टिस की राय को दरकिनार कर दिया। इस पर सवाल उठा कि क्या सरकार का ऐसा करना संविधान की दृष्टि से उचित है? सन 1981 में इस पर सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि परामर्श का अर्थ केवल सलाह है, यह बाध्यकारी नहीं है। अगर सरकार चाहे तो सीजेआई की सलाह को अस्वीकार कर सकती है, यानी अंतिम निर्णय सरकार का ही होगा। इस केस में भारत सरकार के पक्ष को रखने वाले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसपी गुप्ता थे, इसलिए इस केस को एसपी गुप्ता केस के नाम से जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का परिणाम यह हुआ कि इससे सरकार की स्थिति बहुत मजबूत हो गई और न्यायपालिका की स्वतंत्रता कमजोर पड़ती दिखाई दी। कहा जाता है कि इस फैसले के बाद सरकार ने कई जजों का राजनीतिक आधार पर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। इससे जजों में भय का माहौल पैदा हो गया, यानी इस केस ने कॉलेजियम सिस्टम की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। सन 1993 में मुख्य न्यायाधीश वेंकट चलैया की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले एसपी गुप्ता केस के फैसले को पलट दिया और फैसला सुनाया कि जजों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश की राय ही सर्वोपरि होगी। इसी फैसले से भारत में कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत हुई और सरकार की शक्ति सीमित हो गई। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने यह तो कहा कि सीजेआई की राय सर्वोपरि होगी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि वह राय कैसे और किनसे सलाह लेकर बनेगी। इसके बाद सन 1998 में राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के पूछने पर 9 जजों की संविधान पीठ ने कॉलेजियम सिस्टम की संरचना, प्रक्रिया और सीमाएं साफ साफ निर्धारित की। फैसला सुनाया गया कि चीफ जस्टिस अकेले निर्णय नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट के लिए कॉलेजियम में कुल 5 जज होंगे, मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम जज।
यदि 2 या 2 से अधिक जज असहमत होते हैं तो उस नाम की सिफारिश नहीं की जाएगी। हाई कोर्ट के लिए कॉलेजियम में कुल 3 जज होंगे, उस कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम जज। लेकिन हाई कोर्ट का कॉलेजियम नामों की केवल पहली सिफारिश करता है, अंतिम सिफारिश सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम करता है। केंद्र सरकार कॉलेजियम की सिफारिशों को स्वीकार कर सकती है या एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है, लेकिन अगर कॉलेजियम दोबारा वही नाम भेजे तो सरकार को मानना ही पड़ेगा। नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति में परंपरा जारी रहेगी, यानी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज को ही चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, बशर्ते उसमें कोई गंभीर आपत्ति ना हो। केंद्र सरकार अपनी रिपोर्ट, इनपुट और इंटेलिजेंस जानकारी कॉलेजियम को दे सकती है, लेकिन अंतिम फैसला कॉलेजियम का ही होगा। इस फैसले में मुख्य परेशानी ये हुई कि कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा कि कॉलेजियम को अपने निर्णय के कारण जनता के सामने रखने होंगे, यानी प्रक्रिया की ट्रांसपेरेंसी की कोई बात नहीं कही गई। परिणाम ये हुआ कि आज भी सारे फैसले बंद दरवाजों के पीछे होते हैं। यह बात स्वयं जज भी मानते हैं कि इसमें पारदर्शिता की बहुत कमी है। सन 2024 में कॉलेजियम सिस्टम के समर्थक रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील फली एस नरीमन ने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली का दुरुपयोग हो रहा है। हमने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए बनाया था, लेकिन अब यह एक बंद समूह बन गई है। उन्होंने चिंता जताई कि योग्यता से ज्यादा जान पहचान और जात बिरादरी काम कर रही है। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने 2014 में कॉलेजियम की पारदर्शिता पर बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और टीवी पर दिखाई जानी चाहिए। समय समय पर संविधान विशेषज्ञ और पूर्व जज कहते रहे हैं कि कॉलेजियम में कोई जांच प्रावधान, संतुलन या जवाबदेही नहीं है। कॉलेजियम में SC, ST, OBC के पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है। कोई शिकायत निवारण प्रणाली भी नहीं है, यानी कॉलेजियम प्रणाली लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत बताई जाती रही है। अब प्रश्न है कि दूसरे देशों में क्या होता है। नॉर्मली भारत के बुद्धिजीवी और यहाँ तक कि हमारे जजेस कई सारे केसेस में अमेरिका और ब्रिटेन का उदाहरण देते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति जज के लिए किसी नाम का प्रस्ताव करता है। अगर उसे सीनेट का बहुमत मिल जाता है तो उस व्यक्ति की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में हो जाती है। जबकि ब्रिटेन में एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होता है जो मेरिट, पब्लिक इंटरव्यू, सोशल बैलेंस के आधार पर नाम सुझाता है। अंतिम मंजूरी प्रधानमंत्री और सम्राट देते हैं। भारत के अलावा दुनिया के किसी भी देश में कॉलेजियम सिस्टम नहीं है जहां जजेस की नियुक्ति और तबादले स्वयं जज करते हो। अब बात करते हैं कि इसका समाधान क्या हो सकता है। भारत सरकार ने सन 2014 में बहुमत से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया था, NJAC, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे कोर्ट की स्वतंत्रता में बाधा बताकर खारिज कर दिया। जानकारों की राय में भारत सरकार द्वारा पहले लाया गया NJAC कुछ जरूरी संशोधनों के साथ फिर से लाया जाए जो ज्यादा संतुलित हो। NJAC कुछ ऐसा होना चाहिए कि सरकार को पूर्ण नियंत्रण ना मिले, जिससे न्यायपालिका अपने न्याय के निर्णयों में स्वतंत्र बनी रहे, लेकिन कॉलेजियम जैसी पूरी तरह से बंद प्रणाली भी खत्म हो जाए। साथ में NJAC में समाज के विभिन्न वर्गों जैसे SC, ST, OBC और महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व दिखे। अब अंत में आपसे एक सवाल कि आपकी राय में क्या कॉलेजियम सिस्टम सही है या कोई स्वतंत्र व्यवस्था होनी चाहिए जो जजेस का चुनाव और तबादला करे? अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि हर एक राय महत्वपूर्ण होती है।